Hello everyone, I hope you are doing well. Welcome to the series of BPSC PT क्रैश कोर्स। जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में बिहार से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स था वो हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस किया। और जो करंट अफेयर्स आपको रिलेटेड इंटरनेशनल रिलेशन हो, चाहे वो नेशनल डेवलपमेंट हो, और जो इंडिया से रिलेटेड करंट अफेयर्स था, जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था, जो कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ था, वो हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस किया था। अब हम लोग क्या करेंगे, जो लेक्चर हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, ये सीरीज, ये वन लाइनर करंट अफेयर्स होगा, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, एक तरह से बोल सकते हैं, वहाँ हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया था। इसमें हम लोग क्या करेंगे, उसी का शॉर्ट फॉर्म में वो रिवीजन पर्पज़ से हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो वन लाइनर टाइप से जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स था वही हम लोग यहाँ करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का। तो यहाँ पर अगर देख ले तो सबसे पहला क्या है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ अनाउंस्ड एम्बिशियस प्लान टू एक्सपैंड द कंट्रीज स्पेस एक्टिविटीज इंक्लूडिंग सेंडिंग इट्स फर्स्ट एस्ट्रोनॉट टू द मून बाय 2040 एंड इस्टेब्लिशिंग अ नेटिव स्पेस स्टेशन बाय 2035। तो यहाँ ऐसा बोला जा रहा है कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है, ऑनरेबल जो प्राइम मिनिस्टर हमारे नरेंद्र मोदी, उन्होंने अनाउंस किया है कि मतलब जो कंट्री का भी जानते हैं कि गगनयान मिशन को भी बोला जा रहा है कि 2025 या 26 के लास्ट में उसे भी क्या किया जाएगा, आपको लॉन्च किया जाएगा। तो उसी तरह बोला जा रहा है कि हमारे जो अगला जो चंद्रयान 4 होगा, चंद्रयान 3 हम लोगों ने मिशन कंप्लीट कर लिया, तो अब चंद्रयान 4 जो मिशन होगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, एस्ट्रोनॉट्स को भेजेंगे। तो वो ऐसा बताया जा रहा था, इसमें बताया जा रहा है कि अब जो एस्ट्रोनॉट मिशन होगा वो मून के लिए होगा, मतलब मून पर भेजा जाएगा। अभी जैसे अब गगनयान मिशन की बात करें तो वहाँ पर बताया जा रहा है कि जो गगनयान मिशन में अभी मतलब 3 दिन 4 दिन के लिए वो स्पेस में आपको भेजा जाएगा, वहाँ न्यू अपना स्पेस स्टेशन लगाने के लिए। जैसे चाइना ने अभी अपना स्पेस स्टेशन वहाँ तैयार कर लिया, जैसे रसिया ने, यूएसए ने। तो इंडिया क्या करेगी अभी वहाँ पर मतलब जांच करने के लिए, यहाँ पर जो 4 मेंबर को सिलेक्ट किया गया, मेनली वो आपको इंडियन एयरफोर्स के कमांडर हैं उनको सिलेक्ट किया गया। वो कमांडर का भी नाम हमको याद रखना। तो वही मतलब कि अब मतलब ऐसा प्लान बनाया गया कि जो अब जो नेक्स्ट मिशन होगा उसमें आपको यहाँ से एस्ट्रोनॉट को भेजा जाएगा मून पर। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आपको युगांडा एयरलाइंस, उसने अनाउंस क्या किया है कि मतलब वो एक डायरेक्ट फ़्लाइट आपको सर्विसेज चलाएगा, किसके बीच में, मुंबई का जो छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वहाँ से, कहाँ से कनेक्ट करेगा वो, मुंबई से आपको जो छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और एंटेबी इंटरनेशनल एयरपोर्ट युगांडा में। तो ये युगांडा एयरलाइंस आपको मतलब चला रही है, मतलब जो ऑपरेशंस है, जो डायरेक्ट फ़्लाइट सर्विसेज का। तो ये मतलब डायरेक्ट फ़्लाइट सर्विस यहाँ से नहीं था, तो यहाँ से आपको नया फ़्लाइट सर्विस आपको चलेगा मुंबई से एंटेबी, जो कि कहाँ है, आपको युगांडा में। नेक्स्ट है जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, उसने अभी मतलब अनाउंस किया स्पेस इनिशिएटिव, जिसे SSAMU, ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मतलब फुल फॉर्म SSAMU टू सैट। ये एक प्रोजेक्ट आपको शुरू कर रहा है। ये प्रोजेक्ट में क्या है, ये मतलब किसके द्वारा अप्रूवल दिया गया, इन स्पेस क्या है, कॉमर्शियल ब्रांच है, जो मतलब मेनली जो स्पेस से रिलेटेड जितना भी जो प्रोडक्ट्स जो बनाया जाता है, मेनली लॉन्चिंग पैड हो गया या सैटेलाइट्स हो गया, वो मेनली इसी कॉरपोरेशन द्वारा बनाया जाता है। तो ये एन स्पेस द्वारा बनाया जाएगा। तो ये आपको AMU का जो रोबो क्लब है वो इस इनिशिएटिव्स को आपको डेवलप करेगा। वहाँ पर 3U क्यूबसैट भी बनाया जाएगा, जो कि बोला जाता है कि फर्स्ट सैटेलाइट होगा, जो कि मतलब AMU फाउंडर सर सैयद अहमद खान के मतलब नाम से ये आपको बनाया जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो क्या है आपको, ये सर सैयद अहमद खान का ही मतलब बोल सकते हैं फुल फॉर्म हो गया यहाँ पर। तो इस तरह से ये आपको सर सैयद अहमद खान का AMU का ये सैटेलाइट आपको बनाया जा रहा है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी द्वारा। फिर नेक्स्ट है चाइना का जो स्पेस है वो मतलब मेनली नया हाइट पर रीच कर गया। मतलब चाइना ने अभी स्पेस में बहुत ज़्यादा ही मतलब बोल सकते हैं कि लॉन्च किया, चाहे वो स्पेस स्टेशन की बात हो, चाहे अभी जैसे देखो साउथ पोल से उसने क्या किया है कि अभी मतलब वहाँ से जो मिनरल्स होता है वो लेकर आया, उस पर रिसर्च चल रहा है। तो ये चाइना का अपना मतलब एक बोला जाता है कि स्पेस में वो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सैटेलाइट क्या कर रहा है, वो लॉन्च कर रहा है। तो अभी रिसेंट उसने क्या लॉन्च किया, सेंजू 17, ये आपको जिक्वन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्च किया गया। इसका नाम ये याद रखना, सेंजू। तो ये नाम से ही पता चल जाता है कि चाइनीज़ टर्म है, तो ये चाइनीज़ ने क्या किया, लॉन्च किया। तो ये मतलब मेनली आपको US से अभी कंपटीशन चल रहा है मेनली हर एक चीज़ में, चाहे वो ट्रेड की बात हो या मतलब सैटेलाइट लॉन्चिंग की बात हो, तो वहाँ पर चाइना ने अभी लॉन्च किया। इसका नाम है सेंजू 17। फिर जो अभी नेक्स्ट है रशियन प्रेसिडेंट, रसिया भी बहुत न्यूज़ में है। तो ये भी आपका यहाँ पर जितना भी कुछ भी इशूज़ चल रहा है या किसी तरह का कोई डेवलपमेंट्स हो रहा है, चाहे इंडिया से कुछ रिलेशंस हो रहा है, तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका मेनली एग्जाम परस्पेक्टिव से। तो अगर यहाँ पर हम लोग देखें तो रशियन का जो प्रेसिडेंट है जो व्लादिमीर पुतिन है, वो अभी मतलब फर्स्ट फॉरेन ट्रिप आपको मतलब आने फर्स्ट फॉरेन ट्रिप होगा। तो वो जो फर्स्ट फॉरेन ट्रिप होगा कब, जब इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने इशू भी किया था अरेस्ट वारंट
किसके लिए, मतलब व्लादिमीर पुतिन के लिए, कि मतलब जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, यूएन का जो कोर्ट है ये, उसने क्या किया था, अरेस्ट वारंट अभी मतलब इशू किया था किसके खिलाफ, रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन का। तो बताया जा रहा है कि ये मतलब फर्स्ट फॉरेन ट्रिप होगा कहाँ पर, तो विजिट कहाँ पर होगा, किर्गिस्तान में, और सेंट्रल एशियन नेशनल हिस्टोरिकली टाइड टू मॉस्को। तो किर्गिस्तान में मतलब फर्स्ट फॉरेन विजिट होगा। फिर नेक्स्ट आपको पोलैंड का जो रिसेंट पार्लियामेंट्री इलेक्शंस हुआ वो सिग्निफिकेंट टर्निंग पॉइंट ले लिया। तो वो मतलब 8 ईयर्स का जो पॉपुलिस्ट रूल था किसका, लॉ एंड जस्टिस पार्टी का, वो आपको यहाँ पर क्या हो गया, तो लिबरल अपोजिशन लेड बाय फॉर्मर ईयू चीफ डोनाल्ड टस्क, वो क्या किया, आपको इमर्ज किया, वहाँ विक्ट्रस हुआ। तो फ्रेश एरा मतलब नया पॉलिटिकल पार्टी का जो नेता है वो निकल कर आपको आया, उसने मतलब पार्टी आपका मतलब सरकार उसने बनाया वहाँ पर। तो पहले लॉ एंड जस्टिस पार्टी था, अब क्या हुआ, जो चीफ डोनाल्ड ईयू का जो फॉर्मर लिबरेशन अपोजिशन पार्टी था उसने वहाँ पर आपको सरकार बनाया। तो ये पोलैंड की बात है। नेक्स्ट आपको रशियन का जो व्लादिमीर पुतिन ने फिर रशिया का न्यूज़ देखे, रिसेंटली अनाउंस द सक्सेसफुल टेस्टिंग ऑफ न्यू न्यूक्लियर पावर्ड मिसाइल, जिसका क्या नाम, ये मिसाइल का नाम यकना ब्यूरेवेस्तनिक, ये आपको किसके द्वारा लॉन्च किया गया, रशिया द्वारा लॉन्च किया गया। ये न्यूक्लियर वेपन्स है, आपको न्यूक्लियर पावर्ड मिसाइल है जो इंटरनेशनल रिलेशन के लिए आपको इंपॉर्टेंट हो जाता है। दिस मिसाइल को क्या बुलाता है, दिस मिसाइल इज ऑल्सो नोन एज स्टॉर्म पेट्रल। ये आपको रेज कंसर्न किया गया कैपेबिलिटी एंड रिलायबिलिटीज के लिए, क्योंकि न्यूक्लियर मिसाइल जानते हैं कि मतलब किस तरह से अभी मतलब आपको किसी तरह का अथॉरिटी नहीं दिया था कि मतलब उस तरह से आप मिलिट्री मिसाइल्स डेवलप करें, मेनली वो न्यूक्लियर एबिलिटी जो, तो इसलिए इसका नाम है स्टॉर्म पेट्रल। ये आपको ध्यान रखना, रशिया द्वारा डेवलप किया गया। फिर नेक्स्ट है बांग्लादेश ने अभी रिसेंटली रिसीव्ड इट्स फर्स्ट शिपमेंट ऑफ यूरेनियम फ्रॉम रशिया। तो रशिया से अभी यूरेनियम बांग्लादेश ने रिसीव किया है, जो कि मेनली फ्यूल के लिए यूज़ किया जाएगा। जो रोहपुर न्यूक्लियर प्लांट है जो कंट्री का, वहाँ उसका जो अपना न्यूक्लियर प्लांट है वहाँ उसे यूज़ किया जाएगा मेनली पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। तो ये आपको ये प्लांट जो बनाया गया था, ये फाइनेंस और कंस्ट्रक्ट ये रशिया ही द्वारा गया था। रशिया का जो रोज एटम है, रोस एटम, ये आपको बनाया गया था रशिया के द्वारा। तो इसने ये कंपनी है, इसने यहाँ पर बनाया। फिर अभी देखिए ये कुंडलकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ये ध्यान रखना ये कहाँ पर आपको सिचुएटेड है। ये जो लोकेशन है कुंडलकुलम का, ये तमिलनाडु में लोकेट है। तो तमिलनाडु आपको ध्यान रखना है यहाँ पर मतलब न्यूक्लियर पावर प्लांट आपको बिल्ड किया जा रहा है। ये टेक्निकल जो असिस्टेंस है ये किसके द्वारा लिया जा रहा है, रशिया के द्वारा। ये यूएसए के द्वारा नहीं, मेनली रशिया के द्वारा लिया जा रहा है। तो ये जो बताया जा रहा है यहाँ पर जो टारगेट किया जा रहा है कि 6000 मेगावाट पावर कैपेसिटी आपको जनरेट किया जाएगा। तो ये कौन सा है, कुंडलकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट। और बहुत सारे पावर प्लांट है इंडिया में, 8-9 पावर प्लांट्स है, वो आप लोग बताइएगा कहाँ कहाँ, और वो इंपॉर्टेंट हो जाता है मेनली अगर आपसे पूछा जाएगा नॉर्थ से साउथ में, अगर जैसे इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजाना है आपको, तो आप वहाँ पर वो जान सकते हैं कौन कौन सा पावर प्लांट, जैसे कपल पावर प्लांट्स हो गए, कुछ गुजरात में है, कुछ महाराष्ट्र में है। तो उस तरह से पावर प्लांट आपको ध्यान रखना। फिर नेक्स्ट है एज ओल्ड सी रूट बिटवीन इंडिया और श्रीलंका का जो एज ओल्ड सी से रिजर्विनेट किया गया। तो मतलब जो सर्विस कहाँ से, फेरी सर्विस कहाँ से लिया गया, नागीपट्टनम जो तमिलनाडु में है, टू कन के संथुराई इन जाफना नॉर्दर्न श्रीलंका। तो ये इसके बीच में आपको क्या किया गया, रेजुवनेट किया गया, जो कि मतलब ओल्ड एज सी रूट था उसे रेजुवनेट किया गया। फिर जो अभी नेक्स्ट है 75th एनिवर्सरी ऑफ द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। ये जो ऑब्जर्व किया गया है 2023 का जो ह्यूमन राइट्स डे में, इसका क्या थीम था आपको, फ्रीडम इक्वालिटी एंड जस्टिस फॉर ऑल। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना थीम क्या है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का जो मैंने 75th एनिवर्सरी अभी सेलिब्रेट किया गया। फिर जो इंडिया का लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड एनर्जी कॉन्ग्लोमरेट एनटीपीसी लिमिटेड, उसने अचीव किया रिमार्केबल डिस्टिंक्शन बाय बीइंग नेम्ड वन ऑफ द वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर्स। जो इंडिया का लार्जेस्ट एनर्जी कॉन्ग्लोमरेट एनटीपीसी है, थर्मल पावर कॉरपोरेशन है ये आपको, इंडिया का नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, इसने मतलब सबसे ज़्यादा आपको मतलब जॉब प्रोवाइड किया, इसलिए इसको वर्ल्ड का बेस्ट एम्प्लॉयर्स 23 का अवार्ड मिला है। किसके द्वारा, फॉरबीज वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर लिस्ट के द्वारा। तो ये आपको बताया गया इसमें। तो ये आपको ध्यान रखना है किसको मिला, ये एनटीपीसी को। तो एनटीपीसी बहुत होता है, एक नॉन टेक्निकल ब्रांच भी होता है रेलवे में, और एक एनटीपीसी आपको नॉन थर्मल पावर कॉरपोरेशन भी होता है, मतलब नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। फिर नेक्स्ट है इन ए सिग्निफिकेंट बूस्ट टू द एग्रीकल्चर टेक सेक्टर, एक्सपर्ट्स है रिकमेंड 24 स्टार्टअप्स फॉर टेक्निकल एंड फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर डेडिकेटेड फंड ऑफ 20 करोड़। दिस ट्रांसफॉर्मेटिव इनिशिएटिव वाज अनाउंस्ड ड्यूरिंग द आत्मन एग्री स्टार्टअप डेमो। ये आपको याद रखना फुल फॉर्म, क्योंकि फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। अब बहुत सारा ऐसा फुल फॉर्म पूछा जाता है जैसे आपको लगेगा
फुल फॉर्म उसका कुछ और होगा, लेकिन वो मेनली कुछ और रहता है। जैसे आत्मन का क्या होगा यहाँ पर, एग्री स्टार्टअप, यहाँ देख सकते हैं ना, मतलब किसी तरह से मारपीट कैसे बनाया जाता है। मतलब जैसे एग्री हो गया तो टी से यहाँ स्टार्ट नहीं, एग्री स्टार्टअप, एस यहाँ छोटा है टी बड़ा है, तो ये स्टार्टअप डेमो देख रहे हैं, तो ये भी आपको कन्फ्यूज होएगा। तो एग्री स्टार्टअप डेमो एंड फंडिंग, तो इसलिए वन लाइनर इनसे दिया गया, इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मेनली क्या इसमें क्या, एग्रीकल्चर का जो टेक्नोलॉजी सेक्टर है उसको बढ़ावा दिया जाएगा, बहुत सारे जो टेक्निकल फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए एक स्टार्टअप खोला जाएगा, तो इसलिए मतलब 24 स्टार्टअप्स आपको बनाया जा रहा है। तो ये इस इनिशिएटिव का क्या नाम है, आत्मन, मतलब समझिए एक आत्मनिर्भर की तरफ याद रख सकते हैं। तो एग्री स्टार्टअप डेमो एंड फंडिंग 2023 प्रोग्राम, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर नेक्स्ट है, इलेक्शंस हेल्ड एज its assembly on Friday for the 2024-25 biennium. India was re-elected to the International Maritime Organization. जो अभी मतलब इलेक्शंस हुआ था, बाइनियम मतलब जो हर एक 2 साल में इलेक्शंस होता है आपको, वहाँ पर इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन में, जो कि यूएन असेंबली है, ये मतलब यूएन का बॉडी है। तो यहाँ पर आपको जो इंडिया को अभी फिर से री इलेक्ट किया गया, यहाँ पर जो मेनली आपको इंडिया को री इलेक्ट किया गया। तो इंडिया का जो री इलेक्शंस फॉल अंडर द कैटेगरी 10 स्टेट्स विद द लार्जेस्ट इंटरेस्ट इन इंटरनेशनल सीबॉर्न ट्रेड अलॉन्ग साइड ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड्स। तो यहाँ पर इसे इलेक्ट किया गया, स्पेन, स्वीडन। तो ये सब 10 कंट्री के अंदर में इंडिया को ज़्यादा मतलब इस मतलब उसमें जो शेयर है, चाहे वो ओशियन की बात हो, तो उसमें ज़्यादा मिलता है, इसलिए इंडिया को अभी री इलेक्ट किया गया। फिर नेक्स्ट याद रखना है, इटली हैज ऑफिशियली विदड्रॉन फ्रॉम चाइनाज एम्बिशियस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। तो चाइना का जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव, ये भी बहुत न्यूज़ में था, क्योंकि जो इंडिया ने इसे तो मना ही कर दिया था शुरू में। तो उस समय इटली ने क्या किया था, इसमें जुड़ गया था इटली। तो इटली ने क्या किया, अभी ऑफिशियली विदड्रॉ कर लिया, ऑफिशियली वहाँ से निकल गया, BRI को उसने छोड़ दिया। तो बेल्ट रोड इनिशिएटिव चाइना का ही मेन मतलब कि प्रोजेक्ट है ये। तो यहाँ पर आपको निकल गया। तो इटली क्या G7 नेशन है। तो जो अगर यहाँ पर देखें तो ओनली G7 नेशन आपको इटली था जिसने पार्टिसिपेट। G7 नेशन जानते हैं कौन कौन सा हो गया इसमें, जैसे कि UK हो गई, USA हो गया। फिर अगर देख सकते हैं इसमें कनाडा भी है, जर्मनी है, फ्रांस है, इटली है, जापान है, फिर आपको UK हो गया, जो इंग्लैंड हो गया। तो ये सब डिफरेंट कंट्री, 7 कंट्री है। तो यहाँ पर इसने मतलब पार्टिसिपेट इसमें से सिर्फ इटली ने किया था। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट है, टेक जायंट जो गूगल है उसने हैज़ टेकन ए प्रोएक्टिव स्टेप टू एड्रेस द ग्रोइंग कंसर्न ऑफ ऑनलाइन जो फाइनेंशियल फ्रॉड्स आपको इंडिया में बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ हो रहा है। हर एक दिन आप न्यूज़ में देखते होंगे कि कभी करोड़ रुपया, कभी लाख रुपया, बहुत सारे मतलब जो जितने भी जो फाइनेंशियल फ्रॉडस्टर्स हैं, बहुत सारे जो आपको स्कैम्स हो रहा है, वो अभी बहुत ज़्यादा इंडिया में आपको तेज़ी से इंक्रीज़ हो गया। क्योंकि क्या है कि इंडिया में फाइनेंशियल लिटरेसी उस तरह से आपको बढ़ावा नहीं दिया गया, अवेयरनेस नहीं फैलाया गया। लेकिन जो पेस है, जो मतलब स्पीड है आपको टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट का, जो सर्विस सेक्टर का, उसके कारण क्या हो रहा है कि बहुत सारे ऑनलाइन एप्लीकेशंस, ऑनलाइन ऐप्स आपको इंक्रीज हो रहा है इंडिया में। लेकिन मोबाइल भी डाटा सस्ता है, और मोबाइल का जो बोल सकते हैं जो सबसे ज़्यादा इंडिया में जानते हैं कि डाटा का यूज़ हो रहा है, सबसे ज़्यादा जो ट्रैफिक है, ऑनलाइन ट्रैफिक, वो इंडिया कंट्री ही आपको यूज़ करती है। तो मेनली ज़्यादा मतलब स्मार्टफोन होने की वजह से आपको ये फ्रॉडस्टर्स और ये ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड आपको ज़्यादा हो रहा है। और बैंकिंग भी अब सब बैंकिंग अगर देखें तो सब में आप ऑनलाइन बैंकिंग का सिस्टम आपको अब अवेलेबल है, इसलिए अब ज़्यादा फ्रॉड का जो ये मतलब स्कैम्स है ये ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो इसलिए गूगल ने क्या किया, मतलब कि एक स्टेप लिया है कि ये मतलब ऑनलाइन फ्रॉड्स है इसको कम किया जाए। तो गूगल का ये प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम याद रखना, इसका नाम है डिगी कवच। तो जानते हैं कवच, अभी न्यूज़ में कवच आपको मेनली रेलवे मिनिस्ट्री द्वारा, रेलवे द्वारा ये आपको इंट्रोड्यूस किया गया। जो अभी नया नया जो ट्रेन आपको, जैसे वंदे भारत हो गया या किस तरह का जो नया आपको रेल बनाया जाता है, तो उसमें आपको कवच सिस्टम बनाया जाता है। इसमें क्या होगा कि कवच एक ऐसा है कि आपको जो इंस्टेंट ब्रेक होता है वो सिस्टम आपको उसमें इंक्लूड होता है। वो हम लोग वीडियो भी बनाया था एक लेक्चर, उसमें अच्छे से कवच के बारे में डिस्कस भी किया था, किस तरह से कवच क्या काम करता है। तो वो जो आपको वो क्या करता है, जीपीएस से भी आपको मतलब लोकेटेड, जीपीएस को भी लोकेट करता है। और फिर ये बहुत सारे मतलब सैटेलाइट से भी मतलब क्या रहता है, वो आपको इंटीग्रेटेड रहता है। तो वो आपको क्या करेगा, आपको जो एक्सीडेंट है, एक्सीडेंट से मतलब वो बचाता है। वो मेनली ट्रेन में आपको लगाया जाता है। तो उसी तरह से गूगल ने क्या किया, ये याद रखना किसके द्वारा, डीजी कवच। तो यहाँ पर जैसे देखने लायक वो किसी गवर्नमेंट यूनियन गवर्नमेंट ने इसे अनाउंस किया हुआ, लेकिन ये ऐसा नहीं है। डीजी कवच गूगल द्वारा यहाँ पर आपको शुरू किया गया, जिसमें क्या होगा कि न्यू प्रोग्राम शुरू किया। इसमें गूगल्स क्या करेगा, जो ये फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज़ हो रहा है, ये मतलब स्कैम जो चल रहा है, इसको क्या करेगा, वो आपको काउंटर मेजर्स लेगा, या किसी तरह का मतलब बोल सकते हैं प्रोएक्टिव स्टेप गूगल द्वारा यहाँ लिया जाएगा।
फिर नेक्स्ट है श्रीलंका का जो श्रीलंका प्रेसिडेंट है रानिल विक्रम सिंघे, उसने अनाउंस किया डेप्ट, अभी तो श्रीलंका प्रेसिडेंट चेंज हो गया, ये पिछला न्यूज़ है। तो उसने मतलब कि अनाउंस किया था डेब्ट रीस्ट्रक्चरिंग, जो इंडिया, फ्रांस, जापान और चाइना से जो उसने लोन लिया था उसको मतलब कम करने की। यह इंपॉर्टेंट नहीं हो सकता क्योंकि आप चेंज हो गया रेजिम वहाँ का। फिर नेक्स्ट है यूनाइटेड स्टेट्स प्रेसिडेंट जो बिडेन है आपको, उसने इजराइल विजिट किया था। जो ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट आप जानते हैं कि अभी भी चल रहा है हमास के साथ, फिर लेबनान के साथ, फिर हिजबुल्लाह के साथ, जो अभी रिसेंटली हिजबुल्लाह का जो लीडर था उसे मतलब इजराइल ने मार दिया। तो इस तरह का मतलब वार चल रहा, उसमें जो बिडेन का विजिट था। तो ये विजिट आपको मतलब जो बिडेन द्वारा किया गया था। तो इजराइल को यूएस मतलब वहाँ पर सपोर्ट करती है। फिर नेक्स्ट आपको द कोडेक्स एलिमेंट्रियस कमीशन, ये आपको ध्यान रखना है, ये न्यूज़ में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मेनली आपको फूड सेफ्टी के लिए बनाया गया, जो फूड का जो मतलब लेब फूड का जो मेन जो सेफ्टी हो, या बोल सकते हैं किसी तरह का आपको मतलब एक, चाहे वो मिलेट को प्रमोट करने का बात हो, चाहे मतलब फास्ट फूड को डिक्रीज़ करने की बात हो, या उससे मतलब एक अवेयरनेस फैलाने की बात हो, तो वो आपको इसमें किया जा रहा है। तो जो ये किसके द्वारा, इंटरनेशनल फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी स्टैंडर्ड्स है, जो कि आपको WHO एंड FAO द्वारा ये आपको क्या किया गया, इसे लॉन्च किया गया। तो ये इसमें जो पार्टिसिपेशन है मेंबर्स का, 180 मेंबर्स कंट्रीज़ है, उसने क्या किया, इंडियन स्टैंडर्ड्स ऑफ मिलेट्स को प्रेज़ किया है कि इंडिया ने मिलेट्स को बढ़ावा दिया। तो जानते हैं कि मिलेट्स इंडिया सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट भी करती है, सबसे ज़्यादा मिलेट्स जो ग्रो भी होता है वो इंडिया में ही होता है। तो यहाँ जो प्रपोजल फॉर द डेवलपमेंट्स ऑफ ग्लोबल स्टैंडर्ड्स फॉर मिलेट्स 46 सेशन हुआ था, रोम में हेल्ड हुआ था। तो कोड एलिमेंट्रियस कमीशन है, तो इटली में। इंडिया has framed a comprehensive group standard 15 types of millet as per 8 quality parameters। तो ये सब आपको ध्यान रखना, मेनली याद रखना कोडेक्स करेंटली है जो स्टैंडर्ड फॉर सोरगम एंड PL मिलेट। तो कोडेक्स एलिमेंट्री मेनली आपको जो ये इंटरनेशनल फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड बॉडी है, सेटअप किसके द्वारा किया गया, ये किया गया WHO और फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, यूनाइटेड नेशंस का। तो वहाँ मतलब इसे बढ़ावा देने के लिए मतलब किस तरह से स्टैंडर्ड सेट किया जाए एक मतलब क्वालिटी फूड को, तो वो यहाँ पर आपको बताया जाता है। फिर अगर नेक्स्ट देखें तो इंडिया द वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमर रिसेंटली मेड अ सिग्निफिकेंट मूव बाय कंडक्टिंग इट्स फर्स्ट एवर पेमेंट इन रुपीज़ फॉर क्रूड ऑयल परचेज फ्रॉम द UAE। तो ये एक न्यूज़ में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अभी आपको जैसे अभी क्या हो रहा है, इंडिया के साथ ये प्रॉब्लम चल रहा है, जैसे हार्ड करेंसी आप लोग जानते हैं, जैसे डॉलर, क्या डॉलर आपको वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है, हर एक कंट्री उसे एक्सेप्ट करती है। लेकिन इंडिया का भी करेंसी अभी बहुत कंट्री के साथ एक्सेप्टेड, जैसे आप श्रीलंका के साथ एक्सेप्टेड हो सकता है, वहाँ पर आप ट्रेड कर सकते हैं। तो कंट्री क्या होता है, जैसे कोई कंट्री से आप कुछ सामान खरीद रहे हैं, तो अगर आप अपना करेंसी दे रहे हैं तो फिर आपको जो फाइनेंशियल जो फॉरेक्स रिजर्व हो वो ज़्यादा आपको खर्च नहीं करना पड़ता है, क्योंकि आप अपना करेंसी आप उस हिसाब से प्रिंट करके उसे मतलब कंट्री से ट्रेड कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो आपका मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट हो गया या ट्रेड डेफिसिट होगा वो भी कम होता है। तो इंडिया इस तरह से आप मतलब कुछ कुछ इनिशिएटिव्स इंडिया अपना रहा है कि जिसके कारण क्या हो कि जो भी कोई भी फॉरेन कंट्री से अगर ट्रेड करे, जैसे रसिया से भी अरबेल से ट्रेड हो रहा है, तो वहाँ भी ये बहुत बड़ा मतलब प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है कि वहाँ पर रुपीज़ का जो ट्रेड है वो मतलब इंक्रीज़ हो गया। तो रुपीज़ आप कितना दें, क्योंकि रसिया तो रुपीज़ का कुछ काम नहीं कर पाएगी, क्योंकि जो ट्रेड करना होगा रसिया को वो आप ही से ट्रेड करेंगे, इंडिया से ट्रेड करोगे, क्योंकि रुपीज़ आपको हर एक कंट्री में एक्सेप्टेड नहीं है। जो वर्ल्ड के लिए जो मेनली जो एक्सेप्टेड करेंसी है वो मेनली आप जानते हैं जो जो हमारे जो इंडियन फॉरेक्स रिजर्व में जो करेंसी आपको बताया गया है, वही करेंसी आपको मेनली जो डॉलर हो गया या यूरो हो गया, येन हो गया, पाउंड हो गया, चाहे चाइनीज़ का रेनमिनबी हो गया, तो उस सब करेंसी को मेनली ग्लोबली एक्सेप्ट किया जाता है। आपको मतलब कि वर्ल्ड लेवल पर बोले तो इंडिया करेंसी को वो एक्सेप्ट नहीं किया जाता। लेकिन इस तरह से करंट आप इंडिया का कुछ कुछ कंट्री से साइन कर रही है एग्रीमेंट, जिससे क्या करना जो ट्रेड हो वो अपने करेंसी में हो, डोमेस्टिक करेंसी में हो। तो इंडिया क्या करेगी, UAE मतलब रुपीज़ से करेंसी से तेल खरीद रहा है, तेल खरीदने गया, या इंडिया किसी कारण जो कोई सामान अगर एक्सपोर्ट कर रहा है UAE में, तो वहाँ से वो क्या करेगा आपको मतलब UAE का जो वहाँ करेंसी है उसको एक्सेप्ट करेगा। तो ये मतलब साइन किया गया। तो ये वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमर है इंडिया UAE से, तो ये UAE से इसने साइन किया है। तो वहाँ पर जो क्रूड ऑयल खरीदा वो रुपये में आपको खरीदा जा रहा है। तो ये फर्स्ट एवर पेमेंट है। फिर जो रिसेंटली अगर देखें यहाँ पर तो बताया जा रहा है रिसेंटली रिलीज रिपोर्ट में, तो इंटरनेशनल जो एनर्जी एजेंसी है उसने कहा कि जो ग्लोबल कोल डिमांड है वो डिक्लाइन होगा 2026 तक ड्यू टू स्ट्रक्चरल चेंजेस। मतलब बहुत सारे जो रिन्यूएबल एनर्जी, क्लीन एनर्जी, ये क्या हो रहा है कि आपको मतलब लगाया जा रहा है। तो जो सबसे ज़्यादा कोल अभी यूज किया जा रहा है वो मतलब चाइना में यूज किया जाता है। रिसेंटली अगर देखें WHO रिलीज किया रिपोर्ट जिसका क्या टाइटल है, ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट ऑन द रोड सेफ्टी। तो ये किसके द्वारा, ये सब जो रिपोर्ट आपको रिलीज किया जाता है, WHO हो गया, UN का कोई ऑर्गेनाइजेशन हो गया, चाहे वर्ल्ड बैंक हो गया, चाहे IMF हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट होता है। यहाँ से डायरेक्ट आपको
PYQ में ये PYQ भी आप देख सकते हैं, डायरेक्ट आपको PT में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट है रोड सेफ्टी 2023 में, उसमें रिवील किया गया, रिवीलिंग क्रिटिकल फाइंडिंग्स एंड इंसाइट्स रिगार्डिंग रोड ट्रैफिक फैटेलिटीज़, किस तरह से मतलब कितना ज़्यादा फैटेलिटी हो रहा है, मौत हो रहा है, सेफ्टी क्या क्या है अक्रॉस ग्लोब लेवल, किस कंट्री में क्या सेफ्टी का मेजरमेंट लिया जा रहा है। तो अगर इसने बताया कि अगर रोड ट्रैफिक देखे वर्ल्ड वाइड, तो ये डिक्रीज़ हुआ 5% से बिटवीन 2010 से 2021 तक। इतना मिलियन फैटेलिटीज़ आपको एनुअली होता है, मतलब पूरे कंट्री में अगर देख रहे हो वर्ल्ड लेवल पर, तो कितना होता है 10 लाख, समझिए 10 से 11 लाख आदमी मतलब किसी रोड एक्सीडेंट से मारा जाता है। लेकिन जो अगर नेक्स्ट अगर रिपोर्ट की हम लोग अच्छे से अगर पढ़ेंगे, तो उसमें बताया गया कि इंडिया में फैटेलिटीज़ रेट बहुत तेज़ी से इंक्रीज हुआ रोड का अगर एक्सीडेंट की बात करें, क्योंकि इंडिया में क्या हुआ, गाड़ी की संख्या आपको जानते हैं कि जो व्हीकल्स है वो बहुत तेज़ी से इंक्रीज हुआ, और जो रोड का जो सिस्टम होता है, जैसे आप मोटरसाइकिल हो गया या टू व्हीलर हुआ, तो उसके लिए एक अलग से आप पाथ क्रिएट नहीं किए गए। तो जो पेडेस्ट्रियन हो गया, जो पैदल चल रहे हैं, उसका एक्सीडेंट का नंबर इंक्रीज हुआ है, जो टू व्हीलर से चल रहे हैं उसके नंबर का जो एक्सीडेंट्स इंक्रीज हुआ, तो ये इंडिया में आपको बहुत तेज़ी से इंक्रीज हुआ। तो इस पर सरकार को काम करना पड़ेगा, किस तरह से रोड को क्या मतलब रिफॉर्म लाया जाए, किस तरह से स्ट्रक्चरली चेंज किया जाए, इस पर भी आपको बात किया जाता है। फिर अगर नेक्स्ट हम लोग देखें UNEP द्वारा, तो UNEP का जो रिपोर्ट है आपको मेनली, तो जो UNEP का रिपोर्ट है आई ऑन मीथेन, ये UNEP का रिपोर्ट है आई ऑन मीथेन द रोड टू रेडिकल ट्रांसपेरेंसी। इसने रिलीज़ किया एट COP28 जो मीथेन अलर्ट एंड रिस्पॉन्स सिस्टम। तो इसमें ये बताया जा रहा है कितना मतलब कि क्या आपको बताया जाएगा, सैटेलाइट बेस्ड सिस्टम है, लॉन्च किया गया 27th कॉन्फ्रेंस जो इजिप्ट में हुआ था। तो इसमें मतलब मल्टीपल सोर्स डिटेक्ट किया जाएगा, जो सैटेलाइट है डिटेक्ट करेगा कि मेथेन का मतलब मेनली सोर्स क्या है, मतलब वो एग्रीकल्चर से ज़्यादा हो रहा है या किसी तरह का मतलब पॉल्यूशन से हो रहा है, या किसी तरह का बोल सकते हैं कि मतलब कोरल से हो रहा है, मतलब बहुत सारा जो पॉल्यूशन का जो मेन सोर्स है वो इसमें आपको क्या डिटेक्ट किया जाएगा। तो ये आपको याद रखना है, किसके द्वारा, मार्स। तो मार्स से आप ये सैटेलाइट मत समझ लीजिएगा, मार्स मतलब वो मंगल ग्रह, ये मार्स है, आपको इसका फुल फॉर्म है मीथेन अलर्ट एंड रिस्पॉन्स सिस्टम। तो ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर UNEP रिपोर्ट द्वारा ये रिलीज किया गया। तो ये सैटेलाइट लगाया गया, इसके सैटेलाइट से जो रिपोर्ट निकलता है UNEP द्वारा वो रिलीज किया है। रिपोर्ट का टाइटल यह है एन आई ऑन मीथेन द रोड टू रेडिकल ट्रांसपेरेंसी। फिर अगर नेक्स्ट देखें, अकॉर्डिंग टू अ गवर्नमेंट रिपोर्ट इंडिया सक्सेसफुली फेस्ड आउट ओजोन डिप्लीटिंग। इंडिया ने क्या किया, जो जानते हैं, जो वेरियस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्विमिंग मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये सब का बहुत सारा जो आपको मतलब प्रोटोकॉल था, वो आपको क्या, इसमें क्या इंडिया ने बहुत सारे गैस को फेज आउट किया, जो कि मतलब ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस है। तो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस जानते हैं कि ओजोन का जो लेयर है वो क्या हो रहा है, थिक हो रहा है, तो उसको ओजोन मतलब क्या करते हैं, वो बोला जाता है ओजोन में होल हो रहा है। तो पहले क्लोरोफ्लोरोकार्बन था, उसे पूरे कंट्री में वो एक सक्सेसफुल बोल सकते हैं कॉन्फ्रेंस था, सक्सेसफुल एक प्रोटोकॉल था। तो उसे मतलब इंडिया ने अभी क्या किया है कि उसमें जो ओजोन डिप्लीटिंग क्लाइमेट वार्मिंग केमिकल है, जो HCFC है, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन 141b, इसे पहले मतलब कि एक्सेप्ट किया गया था, लेकिन इसे भी अब क्या इलिमिनेट किया जा रहा है, क्योंकि इसमें वार्मिंग पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। तो ये क्या, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन विच इज ए केमिकल यूज्ड बाय फोम मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेस द्वारा ये यूज किया था। ये पोटेंट ओजोन डिप्लीटिंग केमिकल से आफ्टर क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ये मेनली यूज किया जाता था ब्लोइंग एजेंट इन द प्रोडक्शन ऑफ रिजिड पोलोरोइथेन फोम्स। ये जो मेनली जो फोम जो क्रिएट किया था फैक्ट्री में, किसी तरह का सोफा में फोम लगा रहे, कहीं लगा रहे, उस फोम को बनाने के लिए इस केमिकल का यूज किया जाता था। इसे इंडिया ने क्या किया, पूरी तरह से फेज आउट कर दिया। तो ये आपको ध्यान रखना, HCFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बाद नेक्स्ट आपको ये सबसे ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस था। फिर अगर यहाँ पर नेक्स्ट देखें, तो रिनॉन्ड रविन्द्रनाथ टैगोर लिटरेरी प्राइज हैज़ नेम्ड पोएट क्रिटिक सुकृता पॉल कुमार एज 6th रेसिपिएंट फॉर हर बुक साल्ट एंड पीपर। तो इसे मतलब रविन्द्रनाथ टैगोर लिटरेरी प्राइज दिया गया, किसे, सुकृता पॉल को, इन्हें दिया गया। तो ये 6th रेसिपिएंट है, हर बुक साल्ट एंड पीपर सेलेक्टेड पोएम्स। तो ये दिस प्रेसिडियस अवार्ड रिकॉग्नाइज आउटस्टैंडिंग लिटरेरी वर्क्स फ्रॉम अराउंड द ग्लोब प्रमोटिंग वर्ल्ड पीस, लिटरेचर, आर्ट्स, एजुकेशन। तो इस सब के लिए दिया जाता है। ये नाम रखना, सुकृता पॉल को आपको रविन्द्रनाथ टैगोर लिटरेरी प्राइज दिया गया है। बुक का क्या नाम है, साल्ट एंड पीपर सेलेक्टेड पोएम्स। फिर अगर यहाँ साहित्य अकेडमी अवार्ड्स विनर की बात करें जो 2023 का, तो उसमें लिस्ट ऑफ साहित्य अकेडमी अवार्ड्स में विनर्स में वहाँ पर आप देखें नेम ऑफ द बुक, तो इंग्लिश में किसे दिया गया यहाँ पर, लॉर्ड्स ऑफ द डेक्कन साउदर्न इंडिया फ्रॉम द चालुक्यास टू द चोलाज। ये हिस्टोरिकल बुक है, इंग्लिश में रिलीज किया गया था। अवार्डीज का नाम क्या, अनिरुद्ध कनिसेट्टी। तो मेनली आई थिंक साउथ के हैं, तो इनको ये बुक मिला। फिर अगर हिंदी में देखें तो चंदपुर की
की चंदा नॉवेल है, अतुल कुमार राय द्वारा दिया गया। तो ये अतुल कुमार से याद रखेंगे, जो प्रीवियसली जो अतुल प्रसाद यूपीएससी के चेयरमैन थे, उनसे याद रखें, अतुल कुमार को दिया गया। हिंदी का क्या है, चांदपुर की चंदा, अतुल कुमारी। कौन सा अवार्ड है, साहित्य अकेडमी अवार्ड। और इंग्लिश में क्या, लॉर्ड्स ऑफ द डेक्कन, जो साउथ का मेनली है, मतलब साउदर्न इंडिया फ्रॉम द चालुक्यास टू चोलास, ये हिस्टोरिकल बुक है। तो ये अनिरुद्ध कनिसेट्टी को दिया गया। तो ये आपका वन लाइनर है। अगर हम लोग देखें तो हम लोग ने डिस्कस कर लिया इसमें बहुत सारा पॉइंट्स, और नेक्स्ट पॉइंट हम लोग कुछ डिस्कस कर ले तो उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपको फर्दर डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट है आपको शास्त्र रामानुजन अवार्ड्स। ये जो शास्त्र रामानुजन अवार्ड्स है 22 और 23, ये आपको 2 मैथमेटिशियंस को दिया गया। वो कैलिफोर्निया से थे, ब्रेकली, कैलिफोर्निया ब्रेकली, ये मतलब जगह है, वहाँ से दिया गया। तो उसमें कौन एक है, यूनकिंग टांग रिसीव द 2022 अवार्ड, वाइल रुक्सियांग जहांग रिसीव द 2023 अवार्ड। ये सेरेमनी जो आपको कहाँ हुआ था, शास्त्र कैंपस इन कुंभकोणम। तो ये शास्त्र रामानुजन अवार्ड से मेनली इंडिया में दिया जाता है मैथमेटिशियंस को लिए, जो मैथमेटिशियंस को मतलब जो वर्ल्ड लेवल पर कुछ काम करते हैं, कुछ नया डिस्कवरी किया, कुछ नया मतलब फार्मूला का मतलब कुछ डिस्कवरी हुआ, तो उस तरह से ये अवार्ड मैथमेटिशियंस को दिया जाता। तो शास्त्र रामानुजन अवार्ड्स तो मतलब मेनली, और ये जो दिया भी गया, ये इंडिया के मतलब पर्सनस को नहीं दिया गया, मेनली फॉरेनर्स को दिया गया। तो कौन था, यूनुंग टांग और ये रक्सिया जांग। फिर आपको जो एफडीआई इन्वेस्टमेंट हुआ अभी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट विटनेस्ड अ सब्सटेंशियल, इसमें बताया गया है कि मतलब जो यहाँ पर इंडिया में अभी कॉन्ट्रैक्शन हुआ है किसको, एफडीआई इन्वेस्टमेंट को लेकर, तो इस बार बहुत डिक्रीज़ हुआ है, मतलब एफडीआई का इन्वेस्टमेंट यहाँ 2023 में बताया जा रहा है, क्योंकि डिक्लाइन हुआ 24%। मतलब बहुत सारे कंपनी ने, क्योंकि जिस हिसाब से वर्ल्ड लेवल पर जो वार चल रहा था, जो अभी अमेरिका में बहुत ज़्यादा क्या था आपको, मतलब महंगाई बढ़ गया था, मतलब इंटरेस्ट रेट आपको इंक्रीज़ हो गया था। तो बहुत सारे कंपनी ने क्या किया, यहाँ से अपना पैसा निकाल कर वो जाके अमेरिका में इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया। तो इस कारण भी रीज़न था, बहुत सारा और भी रीज़न है, मतलब इसके कारण एफडीआई इन्वेस्टमेंट बहुत कम हुआ इंडिया में। फिर नेक्स्ट है अंगोला, वन ऑफ द अफ्रीका 2 बिगेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर्स हैज अनाउंस्ड इट्स लीविंग द ऑयल प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ओपेक जो मेन ऑर्गेनाइजेशन, जो कंट्रीज़ का जो मतलब ऑर्गेनाइजेशन है, जितने भी पेट्रोलियम जो प्रोड्यूस करते हैं, उस कंट्री का ऑर्गेनाइजेशन इसने कहा कि हम छोड़ देंगे। अंगोला, ये अफ्रीका का मतलब एक प्रोड्यूसर से, अंगोला एक कंट्री है ऑयल प्रोड्यूसर। तो इसने, ये भी मतलब मेंबर था पहले, तो इसने क्या किया, अनाउंस किया कि हम इसे मतलब लीव कर रहा है। तो ये डिस्प्यूट किसी कारण, डिस्प्यूट के कारण इसने क्या किया, लीव कर दिया। तो ये अंगोला आपको याद रखना अफ्रीका का कंट्री है। फिर जो रिलायंस का जियो ज्वाइंस हैंड विद आईटी बॉम्बे टू लॉन्च भारत जीबीटी। तो जैसे जीपीटी प्रोग्राम है टू ब्रिंग ओएस फॉर स्मार्ट टीवीज़, तो ये मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम आपको स्मार्ट टीवी में लाने के लिए ये आईटी बॉम्बे के साथ रिलायंस ने क्या किया, जियो ने मतलब कि ज्वाइन हैंड्स, इसने मतलब कोलैबोरेशन किया, जिसमें कि भारत जीपीटी आपको लॉन्च होगा यहाँ पर। मेनली एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही रहता है वो। तो ये किसके द्वारा, जियो और आईटी बॉम्बे में। रिसेंटली जो इसरो का आपको जो लॉन्च उसने क्या किया, एक्सरे पोलैरोमीटर सैटेलाइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। ये मतलब इसमें पूछा जाता है, नासा की कन्फ्यूज़न बहुत सारे स्टूडेंट कर जाते हैं, क्योंकि ये नाम देखने में इंडियंस ने लगता है, तो हमको लगता है कि नासा ने लॉन्च किया होगा, नहीं, ये इसरो ने लॉन्च किया। इसमें क्या होगा कि जो एक्सरे पोलराइजेशन और इट्स कॉस्मिक सोर्सेज है, बहुत सारे जब ब्लैक होल्स हो गया, न्यूट्रॉन स्टार्स हो गया, मैंने जैसे कैसे इसरो नासा ने आपको लॉन्च किया है हबल टेलीस्कोप टाइप से। तो वो क्या होता है कि जितने ब्लैक होल्स हो गए, कब स्टार्स का फॉर्मेशन हुआ, किस तरह से स्टार का डेड होता है, क्या मतलब ब्लैक होल्स है, तो उस तरह से स्टडी करने के लिए नासा ने आपको, इसरो ने क्या किया, एक्सरे पोलैरोमीटर आपको लॉन्च किया। तो एक्सरे पोलराइजेशन एंड इट्स कॉस्मिक सोर्स है, ब्लैक होल्स हो गया, न्यूरॉन से स्टार्स हो गया, मैग्नेटार्स हो गया। तो ये पीएसएलवी जो रॉकेट है लो अर्थ ऑर्बिट में से लॉन्च किया गया। फिर जो इंडिया लॉन्चेस 5 डे मिलेट्स फेस्टिवल इंडोनेशिया में, जो अवेयरनेस और मतलब कि मिलेट्स को आपको एशियान में प्रोडक्ट्स में बढ़ाने के लिए और प्रमोट्स करने के लिए इंडिया ने लॉन्च किया है। फिर मलेशिया को 30 दिन का वीज़ा फ्री एंट्री मिला जाएगा इंडिया चाइनीज सिटीजन फ्रॉम December 1। तो अनवर अब्राहिम है अनाउंस ज्वाइनिंग थाईलैंड श्रीलंका रिसेंट वर्क, ये इंपॉर्टेंट है। इंडिया एंड वियतनाम आर्मीज हैव इनिशिएटेड एन 11 डे मिलिट्री एक्सरसाइज इन वियतनाम। तो ये आपको वियतनामीज आर्मी जी, ध्यान रखना वियतनामी आर्मी, तो ये याद रखना, ये जो मिलिट्री एक्सरसाइज ही पूछा जाता, कम से कम एक क्वेश्चन मिलिट्री एक्सरसाइजेज से आपको पूछा जाता है। तो विनवैक्स वियतनामीज इंडिया मिलिट्री एक्सरसाइज है, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, विनवैक्स। तो ये मतलब वियतनामीज आर्मी द्वारा किया गया है मिलिट्री एक्सरसाइजेज, वियतनाम और इंडिया, तो इससे आपको यहाँ पर याद रहेगा। फिर अगर नेक्स्ट देखें तो इंडिया का नेवी है, उसने री इंडक्ट किया आपको एयरफोल फास्ट अटैक क्राफ्ट INS तरमुगली।
ये मतलब जो है विशाखापत्तनम में डॉकयार्ड किया गया, वहाँ से इसे मतलब आपको मतलब शुरू किया गया। इसका नाम देख IS तरमुगली। ये हिस्टोरिक मोमेंट अगर देखें, न्यूक्लियर फ्यूजन रिसर्चर JT60SA, द वर्ल्ड लार्जेस्ट एंड मोस्ट एडवांस्ड एक्सपेरिमेंटल न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर हैज ऑफिशियली कमेंस्ड ऑपरेशन इन जापान इबाराकी प्रेफेक्चर। तो वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट और मोस्ट एडवांस एक्सपेरिमेंटल जो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर है, उसे शुरू किया गया कहाँ पर आपको, जापान में इबाराकी जो प्रेफेक्चर है वहाँ शुरू किया गया। फिर अगर यहाँ पर हम लोग देख लें नेक्स्ट, युवाई यूथ फॉर उन्नति, ये आपको ध्यान रखना, एंड विकास विथ AI एक कोलैबोरेटिव इनिशिएटिव है नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर में। तो युवाई यूथ फॉर उन्नति एंड विकास फॉर विथ AI, तो ये आपको मेनली इनिशिएटिव शुरू किया गया है टेक्नोलॉजी मिति के द्वारा। तो यहाँ पर जो इनिशिएटिव से मेनली आपको क्या किया जाएगा, आपको मतलब ग्लोबल पार्टनरशिप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ये आपको बढ़ावा दिया जाएगा। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो इस तरह का जो नाम है, मतलब जो छोटा छोटा आपको पॉइंट्स है जो करंट अफेयर्स में, वो आपको मेनली पूछा जाता है। अब अगर जैसे PYQ में अगर देखेंगे तो अब इंटरनेशनल रिलेशंस में हो गया, तो इस तरह से छोटा पॉइंट पूछा जा रहा है, कहाँ से मिनिस्ट्री ऑफ साइन हुआ, किससे मिलिट्री एक्सरसाइजेज हो रहा है, कौन सा स्पेस जो क्राफ्ट है वो लॉन्च हुआ है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इससे फर्दर आगे डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।